हेलो एवरीवन। सो कोवर्किंग स्पेस से जो टॉप टू लिस्टेड प्लेयर्स हैं, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन एंड ईएफसी लिमिटेड, इन दोनों का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। Q4 का रिजल्ट ऑलरेडी कवर किया था, दोनों ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे थे। ईएफसी ने तो एक्चुअली काफी पॉजिटिवली सरप्राइज किया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने अच्छे नंबर्स आएंगे कंपनी के, बिकॉज Q3 में डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, गाइडेंस को भी घटाया था इन्होंने। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में गाइडेंस से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने। अभी हमको देखना है कि दोनों मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है FY26 के लिए, कैसा इनका एक्सपेंशन प्लान है, क्या ग्रोथ का गाइडेंस है, बिकॉज वहीं से समझ में आएगा कि कैसा आउटलुक, कैसा अपॉर्चुनिटी लग रहा है दोनों बिजनेसेस का। अभी करंटली हम फोकस कर रहे हैं कि एक वीडियो के अंदर हम एक ही सेक्टर के दो कंपनीज का कॉन कॉल डिस्कस करें, कवर करें। बिकॉज एक तो उससे P2P एनालिसिस भी हो जाता है, हमको अच्छे से समझ में आता है कि एक बिजनेस क्या प्लान कर रहा है, दूसरे बिजनेस का क्या स्ट्रेटेजी है। और उसके साथ में ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज को भी हम कवर कर पाते हैं। अदरवाइज एक सिंगल वीडियो में एक ही कंपनी को कवर करें तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है एक सेक्टर की ज्यादा कंपनीज को कवर करने में। ऑफ कोर्स इससे वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, बट वो व्यूअर का चॉइस है। अगर आपको एक ही कंपनी का देखना है तो आप एक का देख के स्किप कर सकते हो। लेकिन मेन पर्पस क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज को कवर करें, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, तो एटलीस्ट वो टारगेट इससे फुलफिल हो रहा है। ऑफिस स्पेस से स्टार्ट करते हैं। अभी नंबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमने Q4 रिजल्ट में कवर किया है, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन हमको समझना है कि आगे का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। तो इनका अगर आप ग्रोथ वगैरह देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। ऑफिस स्पेस का जो कोवर्किंग का बिजनेस है उससे 76% रेवेन्यू आता है कंपनी का, और 23% रेवेन्यू आता है इनका जो DNB वाला बिजनेस है, डिजाइन एंड बिल्ड, उससे। EFC को जब आप देखते हो तो उसका ऑलमोस्ट 56-57% रेवेन्यू आता है कोवर्किंग से। एंड जो उनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है वो 40 से 45% कंट्रीब्यूट करता है। तो एक्चुअली रेवेन्यू मिक्स इन दोनों कंपनीज का काफी डिफरेंट है। ऑफिस स्पेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने कोवर्किंग वाले बिजनेस के ऊपर, और EFC लिमिटेड जो है उसका डिजाइन एंड बिल्ड भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास आप बोल सकते हो कि सिर्फ डिजाइन एंड बिल्ड से आता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है दोनों कंपनीज के बीच में। देन FY26 में ऑफिस स्पेस का कहना है कि हमारा कुछ चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। एक तो हमको एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड करना है। इकोसिस्टम इन द सेंस क्या, कि सिर्फ कोवर्किंग नहीं प्रोवाइड करना है। कोवर्किंग के एक कंपनी, एक क्लाइंट को ऑफिस के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती है वो सब हमको उसको देना है। ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के ऊपर इनका फोकस है, जिसमें कोवर्किंग तो ऑफ कोर्स रहेगा, सबसे मेन पार्ट रहेगा। इसके अलावा कंपनी क्या कर रही है कि जो आपके अलाइड सर्विसेज होते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गया, इको मोबिलिटी के साथ में इन्होंने टाई अप किया है कम्यूटिंग सर्विसेज ऑफर करने के लिए। देन आपका IT सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट होती है कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को, उसके लिए एक इन्होंने बिजनेस लॉन्च किया है, वो सारे IT सर्विसेज ऑफर करने के लिए। फिर आपका इवेंट मैनेजमेंट का एक इन्होंने सेगमेंट लॉन्च किया है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, सो दैट एक क्लाइंट को अंडर वन रूफ जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज होती है एक ऑफिस के लिए, वो सब हम अपने एंड पे प्रोवाइड करेंगे। कंपनी का कहना है कि जो हायरिंग वगैरह करना था इसके लिए, वो इसमें हमने किया है। FY25 के लिए सीनियर लीडरशिप को हमने लेके आए हैं अपने बिजनेस के अंदर, और FY26 में आगे इसका एक्सपेंशन वगैरह होगा। GCC से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है कंपनी की। इलीट प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। ऑफिस स्पेस का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक होटल कंपनी की तरह ऑपरेट करती है। मतलब जैसे एक आप होटल कंपनी का देखते हो कि एक उनका मिड रेंज होटल होता है, एक उनका थोड़ा सा अपर रेंज का होटल होता है, और एक उनका बिल्कुल प्रीमियम रेंज का होटल होता है। सेम स्ट्रेटेजी ये कंपनी भी फॉलो करती है। एक इनका प्रोडक्ट है ऑफिस स्टैंडर्ड, जिसमें नॉर्मल प्राइसेस वगैरह रहते हैं। एक है ऑफिस गोल्ड, और एक है इनका ऑफिस इलाइट। तो ये तीन सेगमेंट्स है इस कंपनी के। ऑफिस इलाइट जो है वो प्रीमियम ऑफिस सर्विसेज वहां पे ये कंपनी प्रोवाइड करती है कोवर्किंग के अंदर। और इनका मेन ये कहना है कि इलाइट जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने बनाया है GCCs के लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज इनका कहना है कि जो ये फॉर्च्यून 200-500 कंपनीज जो हैं वो जब इंडिया में एंटर कर रही हैं, तो ऑफकोर्स वो कोवर्किंग को एज अ एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रही हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे। लेकिन अगर उनमें भी आप देखोगे तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनको वैसा ऑफिस एक्सपीरियंस चाहिए जैसा उनका अपने अपने होम टाउन में है या अपने होम ग्राउंड पे है। तो अभी इस इंडस्ट्री में एक वी वर्क है और एक TEC करके एक कंपनी है जो इस तरीके के ये प्रीमियम ऑफिस सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती है।
उसी को देखते हुए ऑफिस ने भी ये ऑफिस इलाइट करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अभी इसके सिर्फ 3 ही ऑफिसेस हैं, एक आई थिंक बैंगलोर में है, पुणे में और हैदराबाद में है, लेकिन इस साल कंपनी इसका और फर्दर एक्सपेंशन करेगी। तो कंपनी का मेन टारगेट वो जो है इस प्रोडक्ट से वो जीसीसी को केटर करना है कि उनको उनका जैसा ऑफिस का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम प्रोवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स प्रीमियम वगैरह चार्जेस रहेंगे उसके अंदर। देन डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी मेनली आईटी और आईटीईएस जो सेक्टर है की कंपनीज हैं उनको केटर करती है, लेकिन अब इस साल इनका फोकस है कि उसके बियॉन्ड जो बाकी सेक्टर्स हैं उन कंपनीज को भी हम केटर करेंगे। काफी सारा इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है, हायरिंग वगैरह करी है कंपनी ने। प्लस वीआर वॉक थ्रू करके इन्होंने एक नया टूल लॉन्च किया है इसमें। इससे क्या होगा, डिजाइन एंड बिल्ड में ये कंपनी क्या करती है, अपने क्लाइंट के लिए उनका जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरा जो इंटीरियर होता है उसको डिजाइन करने का काम करती है। तो कंपनी कह रही है कि ये जो वीआर वॉक थ्रू जो है इससे हम क्लाइंट को जो वो प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी पे हम कैसा डिजाइन करने वाले हैं, कैसा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कैसा उसका आउटलुक होगा, वो सारी चीजें वो उस वीआर के थ्रू देख सकता है। आई थिंक ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर सेनको गोल्ड ने भी स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले अपने डिजिटल कस्टमर्स के लिए, जहां पे डिजिटली एक सैनीज करके आई थिंक उनका कोई प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन, जहां पे वो अपने कस्टमर्स को ये एक्सपीरियंस देते थे कि ये डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड ज्वेलरीज हैं और आप उनको ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर आप उनको वेयर कर रहे हो तो किस तरीके का आपको वाइब आ रहा है, कैसा फील आ रहा है, वो सारी चीजें। तो सेम कंपनी ये टूल इन्होंने लॉन्च किया है अपने बिजनेस के अंदर, डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस के अंदर। इससे क्या होगा, कंपनी कह रही है कि कन्वर्जन रेट हमारा फास्ट हो जाएगा और क्लाइंट एक्विजिशन भी फास्ट हो जाएगा, प्लस क्लाइंट का एक तरीके से ट्रस्ट भी हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, बिकॉज उसको हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही एक तरीके से फील करवा देंगे कि उस पर्टिकुलर जो अभी एक तरीके का खाली प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, एम्प्टी प्रॉपर्टी है, उसमें जब हम ये उसका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसका वाइब कैसा आएगा, उसका आउटलुक कैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें कंपनी कर रही है। देन जो इनके अलाइड सर्विसेज हैं जिसमें आपका ऑफिस कैफे आता है, ऑफिस टेक लैब आता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी ने स्टार्ट करी है, मोबिलिटी सॉल्यूशंस वगैरह दिया है, ये सब कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। इसमें आप देखोगे ऑफिस कैफे जो है इनका 200 से ज्यादा कैफेज हैं और इसमें कंपनी मतलब अपने जो कोवर्किंग ऑफिस के जो क्लाइंट्स हैं उनको तो केटर कर ही रही है, प्लस आगे चल के जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं उनको भी केटर करने का इनका टारगेट है। फिर इन्होंने ऑफिस टेक लैब करके एक और छोटा सा सेगमेंट स्टार्ट किया है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके जो स्टार्टअप्स होते हैं, कहीं जो न्यू एज आई मीन जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, एसएमईज वगैरह, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उनको बेसिक आईटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें कंपनी इस सेगमेंट के थ्रू उनको ऑफर करेगी, प्रोवाइड करेगी। तीसरा, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए इको मोबिलिटी जो एक और लिस्टेड प्लेयर है उसके साथ में टाई अप किया है। इससे कंपनी का प्लान ये है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज को कम्यूटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि इसका रिक्वेस्ट जो है वो कुछ क्लाइंट से ही आया था, मतलब उन्हीं की तरफ से ये आइडिया आया था हमारे पास एज अ फीडबैक, तो हमने इसके ऊपर वर्क किया एंड इको मोबिलिटी के साथ में हमने टाई अप किया है। अब इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि कई सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो इनके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते थे, लेकिन इस वजह से उन्होंने अवॉइड कर दिया ऑफिस के कोवर्किंग के अंदर, बिकॉज उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रैवलिंग टाइम काफी ज्यादा लग रहा था, वहां से कम्यूटिंग टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। एंड इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि मेट्रो और टीयर 1 सिटीज में अगर आप देखोगे तो ये जो कम्यूटिंग का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो हमारा इंटरेक्शन रहा हमारे क्लाइंट्स के साथ में, कॉर्पोरेट्स के साथ में, वहां से हमको ये आइडिया आया कि अगर हम कम्यूटिंग सर्विसेज खुद से ऑफर करेंगे अपने क्लाइंट्स को, उनके एम्प्लॉयज को, तो आई मीन उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक पेन एरिया है उनका जिसका हम एक उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा मोबिलिटी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि ऑफिस के अगर आप देखोगे तो 600 से ज्यादा मीटिंग रूम्स पड़े हुए हैं इनके पास में। अब कई सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर थोड़ा सा हाइब्रिड मोड में वो काम करते हैं, अब उनका कभी उनको एक छोटा मीटिंग करना होता है क्लाइंट के साथ में, कभी टीम के साथ में एक छोटा सा मीटिंग करना होता है, तो उसके लिए वो क्या ऑप्शन है उनके पास में, या तो एक अपना वो कोई पर्टिकुलर फिक्स ऑफिस लेकर के रखेंगे या फिर कोई कैफे रेस्टोरेंट वगैरह में उनको वो मीटिंग फिक्स करना पड़ेगा। दोनों चीजें अगर आप देखोगे तो एक कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पड़ता है, दूसरा आई मीन इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है सबके लिए। तो ये जो मोबिलिटी सॉल्यूशन है इसमें आप ऑन द गो, मतलब कभी भी इनके जो 600 ये मीटिंग रूम है इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। वहां पे अपना जो भी आपका 1 आवर का 2 आवर का मीटिंग है अपने क्लाइंट के साथ में, टीम के साथ में, उसको कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपको पूरा ऑफिस स्पेस लेने का जरूरत नहीं है,
सिर्फ मीटिंग रूम आप एक्सेस कर सकते हो, मे बी डे 1 डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। ये सारी चीजें कंपनी ऑफर करेगी अपने मोबिलिटी सॉल्यूशंस के अंदर। मतलब जितने भी मेरे पास एसेट्स है उसको मेरे को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ये सारे सर्विसेज ऑफर कर रही है। फिर लास्ट इन्होंने लॉन्च किया इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में कंपनी कह रही है कि कई सारे हमारे क्लाइंट्स के खुद के ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, उसमें हम उनको हेल्प कर सकते हैं उसको मैनेज करने का। हमारे खुद की जो को वर्किंग के ऑफिसेस हैं, मॉडल्स हैं, वहाँ पे हमारा बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो अंडर यूटिलाइज है, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ कुछ उनका सेमिनार वगैरह होता है, कुछ अवार्ड सेरेमनी वगैरह होता है, तो जो हम खुद अपने को वर्किंग ऑफिस स्पेस के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस भी स्टार्ट किया है। ये सारे क्या है, आपके अलाइड सर्विसेज है, मतलब को वर्किंग के साथ में ये सारे सर्विसेज एक कंपनी को ऑफर करेगी कंपनी। तो यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आप ऑफर कर रहे हो अपने क्लाइंट को, सिर्फ को वर्किंग नहीं दे रहे हो, उसके साथ में जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, खाने पीने से लेकर के आपका आईटी सॉल्यूशन से लेकर के जो भी बेसिक चीजें हैं, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेगा। ये पूरा कंपनी का प्लान है। देन FY26 में कंपनी का 2 स्ट्रेटेजी होने वाला है। जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें इनका फोकस होगा कि पूरे FY25 में जितने भी सीट्स इन्होंने ऐड करे हैं, 39-40,000 के आसपास टोटल सीट्स ऐड किए हैं, उसका ऑक्यूपेंसी लेवल इंक्रीज करना है। क्योंकि सीट तो बढ़ा दिया, क्लाइंट भी लेके आना है, क्लाइंट नहीं आएगा तो ऑफकोर्स आपका वो मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो पहले हाफ में कंपनी का टारगेट है कि क्लाइंट लेके आना है, ऑक्यूपेंसी को बढ़ाना है। सेकेंड हाफ में कंपनी का फोकस है कि नंबर ऑफ सीट को और इंक्रीज करना है। तो ये इनका मेन फोकस रहने वाला है FY26 के अंदर। बाकी मार्केट के ऊपर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है और ग्रोथ मोमेंटम हमारा कंटिन्यू रहेगा। देन इनका जो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो FY26 में कितना सीट और ऐड करने को देख रहा है ऑफिस। लास्ट ईयर तो 39,000 किया इन्होंने, तो आगे एक्सपेंशन रेट कितना है कंपनी का। सो मैनेजमेंट कह रहा है अगर आप आज के बेसिस पे देखोगे तो क्लियरली हमारे पास 30,000 सीट्स का विजिबिलिटी है, क्योंकि 18,000 सीट्स है इस कंपनी के पास में जो अंडर फिट आउट है। अंडर फिट आउट का मतलब क्या है, जिसमें फर्नीचर का काम चल रहा है, फिटिंग का काम चल रहा है। और 11,000 सीट्स है हमारे पास जिसका LOI साइन हो चुका है, और अभी नेक्स्ट फेज में उसमें भी फर्नीचर फिटिंग का काम हो जाएगा। तो टोटल 29-30,000 सीट्स की विजिबिलिटी मेरे पास आज के टाइम पे है। तो मैनेजमेंट कह रहा है इसके बेसिस पे हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि मिनिमम एटलीस्ट हम उतने नंबर ऑफ सीट्स तो बहुत आराम से ऐड कर लेंगे जितने हमने FY25 के अंदर किया है। यानी 39,000 सीट्स कंपनी कह रही है कि एटलीस्ट हम ऐड कर लेंगे FY26 के अंदर भी। अब इसमें आप अगर एक्सपेंशन रेट निकालोगे तो लगभग आपका 30% के आसपास का एक्सपेंशन रेट बनता है कंपनी का सीट एडिशन के अंदर, तो काफी अच्छा एक्सपेंशन रेट है। देन इसका इसका जो रेंज है वो वैसा ही रहेगा। फर्स्ट हाफ में ऑक्यूपेंसी बढ़ाएंगे, सेकेंड हाफ में नंबर ऑफ सीट्स ऐड करेगी कंपनी। देन मार्जिन को लेकर के इनका काफी पॉजिटिव गाइडेंस है। कंपनी कह रही है कि इबिट्टा मार्जिन हमारा 500 बेसिस पॉइंट से ऑलमोस्ट इंप्रूव हुआ है FY25 के अंदर, और ये वन ऑफ नहीं है, ये सस्टेन रहेगा। FY26 में हमारे इबिट्टा मार्जिन इस लेवल पे सस्टेन रहेंगे। इनफैक्ट अगर आगे मूव करेगा तो इंप्रूवमेंट ही होगा, यहां से और नीचे नहीं जा सकते। तो ये काफी पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि आपने 40,000 के आसपास टोटल सीट्स ऐड करे हैं, तो क्या वो आपके इबिट्टा मार्जिन को प्रेशराइज नहीं करेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। मैनेजमेंट कह रहा है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इस कंपनी की स्ट्रेटेजी रहती है अपने अपने लैंड क्या बोलते हैं उसको, लैंड ओनर के साथ में, लैंडलॉर्ड के साथ में, सॉरी लैंडलॉर्ड के साथ में, कि जब तक इनका एक प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी बढ़ना शुरू नहीं होता है, क्लाइंट एडिशन आना आना स्टार्ट नहीं होता है, तब तक ये कंपनी का जो प्रॉपर्टी का जो रेंट देना होता है वो रेंट फ्री पीरियड होता है, तब तक कंपनी रेंट नहीं देती अपने लैंडलॉर्ड को। तो इसकी वजह से इनके मार्जिन पे प्रेशर नहीं आएगा। तो कंपनी कह रही है इबिट्टा मार्जिन, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि सस्टेन रहेगा या फिर और यहाँ से इंप्रूव ही हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। डिजाइन एंड बिल्ड और जो इनके बाकी एंसिलरी बिजनेस है या अलाइड सर्विसेज बिजनेस है उसका कैसा स्कोप है। तो कंपनी कह रही है आज हमारा को वर्किंग सेगमेंट में 11% जो रेवेन्यू आता है वो हमारे ये सारे बिजनेसेस से आता है। ऑफिस कैफे हो गया, आपका मोबिलिटी सर्विस हो गया, इन सबसे 11% रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमारा मानना है कि इसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू को वर्किंग बिजनेस, बिकॉज ऑफ कोर्स वो सब अभी छोटा बेस है, उसको कंपनी स्टार्ट कर रही है, आने वाले टाइम में उसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पूरे को वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफी अच्छा इंसाइट शेयर किया है पूरे इंडस्ट्री का। तो क्यों इतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है इस पूरी इंडस्ट्री का नेक्स्ट 3, 4, 5, 7, 10 ईयर्स के लिए। तो कंपनी कह रही है कि इंडिया का जो फ्लेक्सिबल वर्किंग मार्केट है, को वर्किंग वाला जो मार्केट है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक 600 बिलियन रुपीज का हो जाएगा।
और नेक्स्ट 5-7 ईयर्स तक बहुत आराम से 20 से 25% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ कैगर एक्सपेक्टेड है इस पूरी इंडस्ट्री का। तो पूरी इंडस्ट्री 20 से 25% पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है। अब इसमें आप देखोगे तो कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, ऑफिस का भी अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ स्मॉल कैप ही प्लेयर है आज के टाइम पे। यानी ऑफिस हो गया, ईएफसी हो गया, या और भी जो और प्लेयर्स आएंगे आने वाले टाइम में, सबके पास बहुत बड़ा स्कोप है एक हाई पेस पे ग्रो करने का आने वाले टाइम में। क्योंकि इंडस्ट्री अगर 20-25% से ग्रो कर रहा है तो जो बेस्ट प्लेयर होगा वो बहुत आराम से नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के अंदर 30-40-50% का कंपाउंडिंग दे सकता है। तो हमको कॉन्स्टेंटली इस पूरी इंडस्ट्री पे फोकस करना है। अभी तो हालांकि बहुत कम ही प्लेयर है। सो ग्रोथ आउटलुक काफी अच्छा है। अब ये ग्रोथ आउटलुक क्यों इतना अच्छा है, क्या मेन की ट्रेंड्स है इसके? तो सबसे पहला ट्रेंड है, कंपनी कह रही है कि जो ये कोवर्किंग या जो फ्लेक्सिबल वर्क ऑफिस का जो मॉडल है वो मेन स्ट्रीम बन चुका है। मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ दो ही पर्पस के लिए जो कॉर्पोरेट है या जो जीसीसीज है वो प्रेफर करते थे आपके कोवर्किंग वाले मॉडल को। पहला क्या होता था? पहला होता था कोर प्लस फ्लेक्स। कोर प्लस फ्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि कॉर्पोरेट क्या करता था कि एक उसका कोर ऑफिस रहेगा, एक उसका मेन हेड ऑफिस रहेगा, उसके साथ में टाइम टू टाइम उसको अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया सेगमेंट के अंदर एंटर करना है, तो उसके लिए वो टाइम टू टाइम एक छोटा सा ऑफिस लेती थी किसी कोवर्किंग के अंदर। दूसरा क्या होता था? हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक क्या होगा कि मतलब वही एक आपने मेन ऑफिस ले लिया, एक आपका सेंट्रल ऑफिस हो गया, और उसके बाद आपने, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज को कन्वीनियंट हो उसके उनके घर के आसपास के एरिया में कोई कोवर्किंग आपने वहां पे एक छोटा सा ले लिया 5-10 लोगों के लिए। तो पहले सिर्फ इस पर्पज से लिया जाता था बिकॉज इसमें कॉस्ट भी कम हो जाता था, प्लस बिजनेस को स्केल अप स्केल डाउन करने में भी ईजी होता था। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं है। कॉस्ट सेविंग के अलावा भी, जैसे एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है कि आप बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो बहुत जल्दी। आई मीन कि लेट्स सपोज अगर आपका कोई प्रोडक्ट के अंदर आपने एंटर किया है और आज आपकी सिर्फ 5 लोगों की टीम उस कोवर्किंग के अंदर है, वो प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आपकी पांच पांच लोगों की टीम जो 10 लोगों की टीम होगी वो सेम कोवर्किंग के अंदर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई फिक्स ऑफिस लिया होता, वहां पे इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, वहां पे आपको फिर बड़ा ऑफिस देखना पड़ता, उसका अलग एग्रीमेंट बनाना, वो सारा फर्नीचर का खर्चा, ये सारा आपका हेडेक होता। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपका जो वो कोवर्किंग वाला जो ऑपरेटर है उसको आपको 1 मंथ पहले नोटिफाई करना है कि नेक्स्ट मंथ से मेरे टीम का साइज बढ़ रहा है, तो मुझे एक थोड़ा सा बड़ा कैबिन चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों कंपनीज जो है वो कोवर्किंग वाले मॉडल को प्रेफर कर रही है। दूसरा क्या है, डिप्लॉयमेंट काफी फास्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि आप वही सारा एग्रीमेंट वगैरह, ये सारा जो हेडेक है ये आपको तो कुछ देखना ही नहीं है, आपका जो ऑपरेटर है वो आपके बिहाफ पे सब मैनेज करेगा। आईटी सर्विसेज से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, वाटर से लेकर के, जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं सब आपका ऑपरेटर मैनेज करेगा। आपको बस अपने टीम, अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है। और आई मीन वहां पे जो एम्प्लॉयज का डिप्लॉयमेंट है वो भी आप काफी जल्दी कर सकते हो। एम्प्लॉय सेंट्रिक वर्क एनवायरमेंट होता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो कि मुझे कैसा वहां पे वर्क स्पेस चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको उसको आप चेंज भी करवा सकते हो। प्लस एम्प्लॉय को भी ज्यादा कन्वीनियंट है। आई मीन अगर एम्प्लॉय को ज्यादा दूर पड़ रहा है, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि उसके घर के आसपास का कहीं पे आप कोवर्किंग ले लो। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो इंक्रीमेंटली फोकस कर रहे हैं कोवर्किंग वाले मॉडल की तरफ। दूसरे आपके जीसीसीज। सो कंपनी का कहना है कि 1800 से ज्यादा जीसीसीज जो है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होगा। कंपनी कह रही है कि आपका प्लग एंड प्ले का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या हो गया भाई, कि आज मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, 5 लोगों की टीम मेरी यहाँ पे कोवर्किंग के अंदर है, कल को मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैं अपना वो ऑफिस स्पेस जो है वो क्लोज कर दूंगा। लेकिन फिक्स वाले के अंदर आप इतना इतना जल्दी मूव और शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हो। दूसरा आपका क्या है, स्केलेबिलिटी। वही 5 लोगों की टीम, 10 लोगों की टीम हो गई, उसी ऑफिस के अंदर आपने नेक्स्ट मंथ से अपना एक बड़ा कैबिन ले लिया। हो सकता है आपका बिजनेस वो या फिर वो वाला जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट को पूरा वाइंड अप कर दिया और नेक्स्ट मंथ से आपने वो ऑफिस जो है वो खाली कर दिया। तो स्केल अप भी बहुत ईजी है, स्केल डाउन भी बहुत ईजी है इस मॉडल के अंदर। और तीसरा क्या है, वही टेक इंटीग्रेटेड, जो भी आपको बेसिक सर्विसेज चाहिए वो सारा आपका ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा। कंपनी का कहना है कि इंडिया में जो जीसीसी का मार्केट है वो $100 बिलियन तक ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ 2030। फिर इसके बाद में आपका तीसरा ट्रेंड क्या है, टीयर 2 सिटीज। टीयर 2 सिटीज में तो ये कंपनी कह रही है कि बूम चल रहा है एक तरीके का, एंड एक्चुअली में ऑफिस ही एक ऐसा प्लेयर आपको दिखेगा जो इतने रैपिड पेस पे एक्सपैंड कर रहा है टीयर 2 सिटीज के अंदर भी। इनके लगभग 20-25% से नंबर ऑफ ऑफिसेस या नंबर ऑफ सेंटर्स एक्सपैंड हुए हैं लास्ट 1.5 ईयर के अंदर। तो कंपनी कह रही है टीयर 2 सिटीज में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट को वर्किंग का एक हब बनता जा रहा है वो, बिकॉज एक तो वहां पे कॉस्ट काफी कम है,
दूसरा, आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट्स है या जो जीसीसीज है उनको ये अच्छे से पता है कि जो टैलेंट पूल है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। भोपाल जैसी सिटी हो गई, इंदौर जैसी सिटी हो गई, मतलब टीयर 2 टीयर 3 जैसी जो सिटी है, वहां पे भी आपको काफी अच्छे टैलेंट पूल मिलता है। तो कंपनीज वहां पे जाना प्रेफर करती है, बिकॉज एक तो टैलेंट का एक्सेस है, दूसरा आपको कॉस्ट काफी कम पड़ता है। तो इसलिए कंपनी कह रही है टीयर 2 सिटीज में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 2028-29 तक 30% जो ये पूरा मार्केट है वो टीयर 2 सिटीज के अंदर आ जाएगा। अभी आई थिंक 80-90% जो है वो पूरा मेट्रो सिटी के अंदर है, लेकिन 2028-29 तक 30% आपका टीयर 2 सिटी के अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्लाइंट आज के टाइम पे क्या मांगता है कि सिर्फ उसको ऑफिस डेस्क नहीं चाहिए, एक चेयर एक टेबल नहीं चाहिए, उसको ऑफिस का डिजाइन अच्छा चाहिए, उसको ऑफिस का एक एस्थेटिक अच्छा चाहिए, एक एम्बियंस अच्छा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वाइब चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर क्लाइंट का फोकस होता है। तो इसकी वजह से भी कोवर्किंग का ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। नाउ ऑफिस का कहना है कि 4 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको एक कॉम्पिटिटिव एज है। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है पहला, वो है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट आई बिलीव आपने सुना होगा, फेसबुक के लिए, स्नैपचैट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए सेम वैसा ही है। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या है? कंपनी कह रही है कि हमारे अगर आप सेंटर्स देखोगे तो 200 से ज्यादा सेंटर्स हैं, 18 सिटीज के अंदर हमारी प्रेजेंस है, और 58 माइक्रो सिटीज के माइक्रो मार्केट के अंदर हमारा प्रेजेंट है। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि किसी भी क्लाइंट को एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर अगर एंटर करना है, एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस में, तो उसका प्रेफर्ड पार्टनर जो है वो ऑफिस ही बन जाता है, AWFIS बन जाता है। बिकॉज वो ऑलरेडी अगर दिल्ली में उसके साथ में काम कर रहा है और दिल्ली से उसको लेट्स सपोज टीयर 2 सिटी के अंदर, भोपाल के अंदर जाना है, इंदौर के अंदर जाना है, तो उसका ऑफिस ही एक प्रेफर पार्टनर बनेगा, बिकॉज ज्यादातर प्लेस जो है वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑफिस का सर्विस एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी गेन कर चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी के पास में नेटवर्क इफेक्ट का। दूसरा क्या है? मल्टी टीयर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। वही जो हमने बात किया कि किसी को स्टैंडर्ड सर्विस नहीं चाहिए, किसी को प्रीमियम सर्विस चाहिए, तो ऑफिस के पास में वो ऑफिस एलीट है जो उनको वो ऑफर कर सकते हैं। तीसरा क्या है? मैनेज एग्रीगेशन मॉडल है, यानी 67% इनके सेंटर्स और या सीट्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वो इसी मॉडल के अंदर है। उसमें जो कैपेक्स है वो इनका लैंडलॉर्ड करता है। तो एसेट लाइट मॉडल हो गया, यानी स्केल अप करना काफी इजी हो जाता है। और फोर्थ है एंड टू एंड प्लेटफॉर्म, यानी एक अंडर वन रूफ आपको सारी सर्विसेज मिलेगी। ऑफिस से लेकर के आपका IT सर्विसेज से लेकर के इवेंट मैनेजमेंट से लेकर के फूड एंड बेवरेजेस से लेकर के कम्युनिटी सर्विसेज से लेकर के सब चीज आपको अंडर वन रूफ मिलेगा। तो ये सारे की एडवांटेजेस हैं या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है कंपनी के लिए, जो उनका मानना है कि आने वाले टाइम पे उनको हेल्प करेगा ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने के अंदर। बाकी कैपेक्स वगैरह का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो इनका सेम है जो FY26 में था, FY25 में था, वैसा ही कैपेक्स रहेगा कंपनी का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कंपनी सेम ऐड कर रही है। टीयर 2 सिटीज में कंपनी कह रही है कि हम गुजरात और लखनऊ में हमने एंटर किया है FY25 में। FY26 के अंदर विजयवाड़ा में इनका फोकस रहने वाला है टीयर 2 सिटी में। 2-3 चीजें देखते हैं ये टीयर 2 सिटी में। सबसे पहला ये देखते हैं कि वहां पे क्लाइंट, जो हमारा करंट क्लाइंट है, उसका एक्सपेंशन का प्लान है उस सिटी के अंदर या नहीं है। अगर हमारे जो करंट क्लाइंट बेस है वो एक्सपैंड करने को देख रहा है टीयर 2 सिटीज में, तो हम उस टीयर 2 सिटी के अंदर एंटर करते हैं, बिकॉज हमको फ्यूचर बिजनेस का प्रोस्पेक्ट दिख जाता है वहां पे। दूसरी चीज कंपनी क्या देखती है कि जिस भी टीयर 2 सिटी के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, क्या उसमें वो पोटेंशियल है कि हम वहां पे 4 से 5 सेंटर्स ओपन कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी वहां पे पूरी हायरिंग करती है, सेल्स पीपल को वहां पे एम्प्लॉय करती है। तो अगर इनका सेल्स पीपल सिर्फ 2-3 सेंटर को मैनेज करेगा तो इनको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी देखती है कि एटलीस्ट उस सिटी में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हम 4-5 सेंटर वहां पे ओपन करें, सो दैट हम सेम एम्प्लॉय से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाए, तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज बनेगा। तो ये 2-3 चीजें कंपनी देखती है किसी भी टीयर 2 सिटी के अंदर एंटर करने से पहले। लास्टली अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट गाइडेंस वगैरह इनका सेम है। रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी इन्होंने सेम दिया है, 30% के आसपास का। लास्ट ईयर भी 30% का गाइडेंस था किया, हालांकि इन्होंने 42%। इस साल भी कंपनी 30% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन कॉल है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का। अभी इनका अगर आप डील देखोगे तो करंट पी आपको ऑफकोर्स 105-106 के आसपास दिखेगा, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। लेकिन आई मीन 30-35% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है कंपनी का FY26 के लिए। मार्जिन पे पॉजिटिव कमेंट्री है कि मार्जिन यहां से इंप्रूव भी होगा, 33% का इबिट्टा मार्जिन है। सो अगर 50 बेसिस पॉइंट का भी इंप्रूवमेंट आता है तो भी कंपनी का इबिट्टा जो है FY26 का वो लगभग 520-530 करोड़ के आसपास बन जाता है। और बॉटम लाइन अगर आप देखोगे तो 80 से 90 करोड़ का बनता है, यानी फॉरवर्ड पी जो है इस स्टॉक का वो अराउंड 50 से 60 के आसपास आता है। तो बिजनेस का ग्रोथ 30 से 35%, मार्जिन में इंप्रूवमेंट, ROE काफी अच्छा इंप्रूव हो गया कंपनी का, आई थिंक 23-24% का ROE है।
और फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो लगभग 50 से 60 के बीच में है। अब अगर अगर हम सारी चीजें देखें तो बहुत डील खराब नहीं लगता है इसका। बस एक प्रॉब्लम यह है कि इनके साथ में ईएफसी लिमिटेड एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, बिकॉज उसके मैट्रिक्स जो हैं, जो हमने रिजल्ट के टाइम पे भी डिस्कस किया था, वो बहुत बेटर लगते हैं इन कंपैरिजन टू ऑफिस। अगर ईएफसी लिमिटेड नहीं होता तो मे बी ऑफिस पे सॉल्यूशन जो है वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट प्लेयर होता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें, बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट ऑफ कोर्स वैल्यूएशन वगैरह इसके थोड़े से ज्यादा महंगे लगते हैं इन कंपैरिजन टू ईएफसी लिमिटेड। तो अभी ईएफसी लिमिटेड का कॉन कॉल देखते हैं कि उनकी मैनेजमेंट कैसा कमेंट्री दे रही है, कैसा गाइडेंस दे रही है। इनका ऑफ कोर्स रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। पूरे साल में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 56% है, प्रॉफिट का ग्रोथ 122% है, आरओई कंपनी का 23-24% का हो चुका है। कैश फ्लो टू इबिटा, सॉरी इबिटा टू कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो कंपनी का आई थिंक 80-90% या उससे भी ज्यादा है। नेट प्रॉफिट इनका 130 करोड़ है, सॉरी 140 करोड़ है, और सीएफओ इस कंपनी ने 130 करोड़ के आसपास जनरेट किया है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। नाउ इनका अगर हम बात करें, सबसे पहले इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब उसका प्रोसेस कैसा रहता है। तो कंपनी क्या कह रही है कि डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट विनिंग से। मतलब सबसे पहले हमको क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद हमारा डिजाइन वगैरह फाइनलाइज होता है, बीओक्यू हो गया, बिल ऑफ क्वांटिटीज हो गया, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें फाइनलाइज होती है। फिर एक पूरा टाइमलाइन फिक्स डिसाइड होता है कि इस टाइमलाइन में इतना इतना प्रोजेक्ट का जो फेस है वो कंप्लीट करना है। और उसके बाद में जो क्लाइंट है वो पूरा एक तरीके से रिव्यू लेता है कि जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, और उसके बाद में जो पेंडिंग पेमेंट होता है वो इनको वो रिलीज कर देता है। कंपनी कह रही है एक प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जो है डिजाइन और बिल्ड वाले बिजनेस में वो 0 से लेकर के 6 मंथ्स के बीच में होता है, और पेमेंट टर्म जो है इसमें वो माइलस्टोन बेस होता है। यानी आपने फर्स्ट फेस कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सर्टेन अमाउंट रिलीज किया जाता है। ऑफ कोर्स एडवांस भी मिलता है कुछ पहले स्टार्टिंग में, और पूरा अगर आप क्रेडिट पीरियड देखोगे तो 45 से 60 डेज का रहता है। कंपनी कह रही है कि ये 45 से 60 डेज कंसिस्टेंट है लास्ट कुछ टाइम से, और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में भी इसको हम बिल्कुल इसी रेंज के अंदर रखेंगे। मार्जिन कितने हैं इस कंपनी के, तो डिजाइन और बिल्ड वाले बिजनेस में इनके 17 से 22% के बिट्टा मार्जिन है। अब मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई लैब वगैरह बनाना है या आर&डी सेंटर वगैरह बनाना है, तो उसके लिए हमको बहुत माइन्यूट डिटेल पे फोकस करना पड़ता है, तो वहां पे हमारे मार्जिन अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हमारे मार्जिन कम हो जाते हैं। तो एवरेज जो रेंज है वो 17 से 22% का रहता है। करंट ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का डिजाइन एंड बिल्ड में, 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका, और इसमें से एक क्लाइंट से 183 करोड़ का ऑर्डर आया इनको, एमएनसी क्लाइंट से। अब अभी तो Q1 चल रहा है और 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो ऐसा नहीं कि Q1 में ही ये पूरा 200 करोड़ आ जाएगा, ये ऑफकोर्स आपका स्प्लिट होगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देन एक्चुअली इस वाले कॉन कॉल में जो इस कंपनी के को फाउंडर है उमेश सहाय, उन्होंने फर्स्ट टाइम काफी अच्छे इंसाइट शेयर करे। आई मीन लास्ट के कॉन कॉल्स में मैंने कभी देखा नहीं उन्होंने कि इतना ज्यादा इंटरेक्शन उन्होंने किया हो, लेकिन इस वाले कॉन कॉल में काफी अच्छे इंटरेक्शंस उन्होंने करे हैं, काफी अच्छा इंसाइट उन्होंने शेयर किया है। सो एक उन्होंने बताया कि क्यों ईएफसी लिमिटेड को उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है, मतलब क्यों एक तरीके का वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है उन्होंने। तो उनका कहना है कि हम काफी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, एंड एक चीज का हमको रियलाइज हो चुका है कि ये जो कोवर्किंग बिजनेस है ये आपका पूरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ही बिजनेस है, पूरा गेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का है। कंपनी कह रही है बिकॉज इसके इस बिजनेस के अंदर जो एसेट है वो आप लीज के ऊपर लेते हो, आई मीन वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो आपका बिजनेस है वो भी सर्विस ओरिएंटेड जो बिजनेस है। सिर्फ फर्नीचर वाला एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो, प्राइसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, उसके पूरे सप्लाई चेन को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर एज अ बिजनेस इस वाले बिजनेस के अंदर अगर आप फर्नीचर वाले सेगमेंट पे कंट्रोल कर लेते हो तो आपके बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिकॉज वो सेम फर्नीचर आपका कोवर्किंग के अंदर भी यूज होगा और आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस के अंदर भी यूज होगा। तो कंपनी कह रही है इसीलिए हमको ये रियलाइज हुआ कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का गेम है, और हमने 1 बाय 1 करके कोवर्किंग के बाद डिजाइन एंड बिल्ड और डिजाइन एंड बिल्ड के बाद फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर किया है। देन पॉइंट आता है कि इस इंडस्ट्री में और भी प्लेयर्स हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, तो ईएफसी सब कुछ इन हाउस क्यों कर रहा है। कंपनी का अगेन एक तरीके से आप देखोगे तो सेम उस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये भी। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इन हाउस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में ये है कि प्राइसिंग का कंट्रोल आ जाता है।
आई मीन इस बिजनेस में अगर आप देखोगे तो फर्नीचर का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम लगेगा, यहाँ पे कैपेक्स जो है वो कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल को वर्किंग के अंदर आज आपका एक नया क्लाइंट आया, उसको एक सर्टेन टाइप का एक फर्नीचर का रिक्वायरमेंट है, तो वो आपने उसको कस्टमाइज करके दिया। नाउ 1 ईयर के बाद अगर वो जो क्लाइंट है वो आपका लेफ्ट आउट करता है, नया क्लाइंट आता है, वो दूसरे तरीके का डिमांड करता है, तो आपको फिर से फर्नीचर का ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर से कैपेक्स करना पड़ेगा। अब इस पूरे बीच में, पूरे प्रोसेस में आपका जो मार्जिन है वो आपका वेंडर खा जाएगा जिससे आप फर्नीचर परचेज करते हो। तो यहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार कैपेक्स नहीं करना पड़ता। आपको अगर कस्टमाइजेशन करना भी है तो क्योंकि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल आपके पास में है, तो आप क्लाइंट को वहां पे कस्टमाइजेशन सर्विसेज चार्ज कर सकते हो, 5-10% 15% जो भी। और आई मीन आपके बिजनेस के लिए वो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। एक तो क्वालिटी कंट्रोल है, प्राइसिंग कंट्रोल है, दूसरा आपके मार्जिन काफी अच्छे हो जाएंगे। तो कंपनी कह रही है इस वजह से हमने ये इन हाउस किया सारा कुछ, मतलब खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। और फिर आप अगर डिजाइन एंड बिल्ड वाला भी देखोगे तो उसमें भी हमको टाइम टू टाइम इसका रिक्वायरमेंट पड़ता रहता है। तो पूरा वैल्यू चेन हमने खुद इसका इन हाउस क्रिएट किया हुआ है। और प्लस हाई कैपेक्स वाला बिजनेस भी नहीं है ये। कंपनी कह रही है कि इसमें कैपेक्स जो है वो आई मीन बहुत सारे हमारे ऐसे सेंटर्स होते हैं को वर्किंग के अंदर जहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंडलॉर्ड करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ऑफिस के मॉडल के अंदर क्या होता है कि ऑफिस जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग करता है, मैनेज एग्रीगेशन मॉडल। इनका वैसा नहीं है। इनका जो लैंडलॉर्ड है वो उसमें फिट आउट में इन्वेस्टमेंट करता है, फर्नीचर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता है वहां पे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। बस इनको रेंट थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है उस तरीके के सेंटर्स के लिए, लेकिन इनका कैपेक्स बच जाता है, तो वहां पे कंपनी को एडवांटेज हो जाता है। देन इनका ये रेंट वाला पार्ट हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि 6500 से 7500 है, तो क्या ये और इंक्रीज हो सकता है? मैनेजमेंट का कहना है कि आई मीन इंक्रीज करने को हम बिल्कुल कर सकते हैं, 8000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, इस बिजनेस में, इस बिजनेस मॉडल में एक टर्म होता है एवरेज रेवेन्यू पर सीट पर मंथ। तो अगर हम हमारा जो प्राइस है वो 8000 10,000 कर देंगे, तो आज जो हमारा ऑक्यूपेंसी 90% है वो सीधे कम होकर के 60-70% तक आ सकता है। फिर आपको दिखेगा जो एवरेज रेवेन्यू पर सीट पर मंथ है वो हमारा काफी घट जाएगा। आई मीन उसमें हमको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो हम रेवेन्यू लॉस नहीं करना चाहते। मेन जो हमारा फोकस है वो वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर है, और उसके साथ में ऑफ कोर्स वैल्यू ग्रोथ भी आएगा। जैसे पहले इनका रेंट जो था वो 55 से 6500 था, तो अभी 65 से 7500 है। तो कंपनी कह रही है रेंट इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन एक ग्रेजुअल अप्रोच में होगा। ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी रेंट को इंक्रीज करते जाएंगे। एक्चुअली अगर आप ईएफसी का ऑक्यूपेंसी भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में 90% का ऑक्यूपेंसी रहता है इस कंपनी का। ऑफिस का अगर आप ऑक्यूपेंसी देखोगे ब्लेंडेड लेवल पे तो 74-75% है, लेकिन इस कंपनी का हर एक क्वार्टर में मेंटेन रखा है कंपनी ने 90% के आसपास। तो मैनेजमेंट का इस पे काफी फोकस है कि 90% का ही हमको ऑक्यूपेंसी मेंटेन करके चलना है। फर्नीचर बिजनेस में जो भी कैपेक्स इनको करना था वो इन्होंने कर दिया है। 15-20 करोड़ का टोटल कैपेक्स किया है कंपनी ने। और इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है रेवेन्यू जनरेट करने की, वो 275 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में है। कंपनी कह रहा है कि इस साल FY26 में 50 से 60% का यूटिलाइजेशन हम इसका टारगेट कर रहे हैं। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जितने भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना रहे हैं। तो मतलब मॉड्यूलर चेयर्स हो गए, आपके प्रीमियम सोफा वगैरह हो गए, B2B सेगमेंट के लिए, उसके लिए कंपनी बना रही है। फिर आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बना रही है, एजुकेशन सेगमेंट के लिए बना रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी कह रहा है कि अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी कोई भी B2B प्लेयर हमसे अगर परचेज करना चाहता है तो हमारे पास में वो कैपेबिलिटी है कि हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। मतलब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि कंपनी का अभी ये 3-4-5 मंथ्स ही हुए हैं इसको स्टार्ट हुए, फर्नीचर वाले बिजनेस को, और इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को भी टैप करना स्टार्ट कर दिया है। सो मिडल ईस्ट में कंपनी ने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है, और वहां पे एक रिजॉर्ट से इनको 25 करोड़ का ऑर्डर आया है। अगर आप इनका फर्नीचर वाला बिजनेस देखोगे तो टोटल ऑर्डर बुक उसका 35 करोड़ का है, जिसमें से 25 करोड़ मिडल ईस्ट से आया है। कंपनी कह रही है मिडल ईस्ट में जो डिजाइन वगैरह है उसमें मार्जिन हमको अच्छे मिल सकते हैं। तो हमको एक्सपेक्टेड है कि ये जो ऑर्डर हमको आया है, अगर वहां पे एक्सेप्टेंस अच्छा आता है तो रिपीट ऑर्डर आएगा, और हमारे रियलाइजेशन हो गया, मार्जिन वगैरह हो गया, ये काफी अच्छा हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। एक्चुअली एक पॉइंट हमसे मिस हो गया ऑफिस के कॉन कॉल के अंदर। सो ऑफिस ने भी फर्नीचर वाले सेगमेंट के अंदर एंटर किया है, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर नहीं किया है। उस कंपनी ने रिटेलिंग के अंदर एंटर किया है। रिटेलिंग एज इन वो आई मीन रिटेल आउटलेट नहीं ओपन करेंगे। अभी वो क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो उनको भी खुद के बिजनेस के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उन्होंने लास्ट ईयर 39,000 सीट्स टोटल ओपन किए, तो 39,000 सीट्स के ऊपर उनको 20,000 ये ऑफिस डेस्क की रिक्वायरमेंट थी।
जिसका अगर आप रेवेन्यू में कैलकुलेट करोगे तो 280 करोड़ का रेवेन्यू होता है उनके डिजाइन और बिल्ड वाले बिजनेस के अंदर। तो कंपनी कह रही है सबसे पहले तो हम इसको खुद के बिजनेस के अंदर यूज करेंगे, को वर्किंग के अंदर, डिजाइन एंड बिल्ड वाले के बिजनेस के अंदर। इसके अलावा कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, 3000 एक्टिव क्लाइंट्स है ऑफिस के। तो कंपनी कह रही है कि कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके खुद के ऑफिसेस हैं और उनको भी टाइम टू टाइम फर्नीचर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो ये फर्नीचर जो है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सो कंपनी एक काइंड ऑफ होलसेलर का रोल प्ले करेगी, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, लेकिन इससे उनका मार्जिन पे, प्राइसिंग पे कंट्रोल आएगा आने वाले टाइम में। तो ये ऑफिस ने करना स्टार्ट किया। देन अगेन मेन एडवांटेज की बात करें इनका भी, तो सबसे मेन एडवांटेज इनका कंपनी का यही है कि हमारा इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। मतलब हम कोवर्किंग भी करते हैं, डिजाइन एंड बिल्ड भी करते हैं, एंड उसके साथ में हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है। तो एक अच्छा इंटीग्रेशन हमने डेवलप किया हुआ है जिससे हमको प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल है, ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल है, एंड ओवरऑल हमको ऑर्डर वगैरह भी काफी अच्छा आ रहा है क्लाइंट की तरफ से। बाकी ऑक्यूपेंसी वगैरह का गाइडेंस इनका सेम है 90% का। फंड रेजिंग का कोई प्लान नहीं है इनका, वही हमने डिस्कस किया। कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है, तो कंपनी कह रही है कि अभी ना तो डेट का कोई प्लान है, ना ही इक्विटी रेजिंग का प्लान है। जो भी ग्रोथ वगैरह हम टारगेट कर रहे हैं इंटरनल एक्रूवल से उसको हम काफी आराम से फुलफिल कर सकते हैं। प्लस वर्किंग कैपिटल डेज भी अगर आप देखोगे इनका, तो लीजिंग बिजनेस के अंदर, को वर्किंग बिजनेस के अंदर 15 से 25 डेज का वर्किंग कैपिटल है, और जो इनका फर्नीचर वाला बिजनेस है, डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है, इसमें 45 से 60 डेज का वर्किंग कैपिटल है। तो कंपनी कह रही है कि ये यहाँ से और इंप्रूव भी होगा, ये और मतलब खराब या डिटोरिएट होने का कोई चांस है नहीं अभी। बाकी लास्टली अगर इनका गाइडेंस वगैरह की बात करें तो कंपनी कह रही है कि ग्रोथ गाइडेंस अभी हम एग्जैक्ट नंबर्स टर्म में नहीं दे पाएंगे, बिकॉज काफी सारे जो बिजनेसेस हैं वो अभी हमारे न्यू हैं, जैसे फर्नीचर वाला हो गया, डिजाइन एंड बिल्ड वाला हो गया। तो एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लगेगा जब हम स्पेसिफिक नंबर टर्म्स में हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे फॉर FY26। लेकिन इन्होंने हिंट दिया है, और हिंट से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो। इनका कहना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, हमारा जो करंट सीट है वो 60,000 है, तो 20 से 25,000 सीट हम ऐड करने को देख रहे हैं FY26 के अंदर। मतलब आप अगर एक्सपेंशन रेट देखोगे, सो ऑलमोस्ट 33-35% का एक्सपेंशन रेट कंपनी प्लान कर रहा है फॉर FY26। दूसरा आपका गाइडेंस है डिजाइन और बिल्ड वाले बिजनेस के लिए। इसमें 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और कंपनी कह रही है 60 से 70% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं फॉर FY26। यानी कि, और ये इनका मिनिमम गाइडेंस है, मैनेजमेंट कह रहा है कि कोशिश यही रहेगा कि इसको हम आउट परफॉर्म करें। तीसरा इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है रेवेन्यू की 275 से 300 करोड़ की, और मैनेजमेंट कह रहा है कि इस साल 50 से 60% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा। मतलब उसका भी अगर आप देखोगे तो 130 से 140-150 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल बन जाता है इन FY26। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो एक रफ आइडिया अगर हम लगा के चले, 900 से 1000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू एस्टीमेट बनता है इस कंपनी का FY26 के अंदर। इस साल कितना रेवेन्यू था? 650-660 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट 40-45% का ग्रोथ कंपनी कर सकती है FY26 के अंदर। और क्योंकि कोई बड़ा कैपेक्स कंपनी कर नहीं रही है इस साल भी, तो जो करंट मार्जिन हैं बहुत हाई चांस है कि कंपनी उसको मेंटेन कर लेगी। यानी पैट का नंबर अगर हम देखें, सो 180 से 200 करोड़ के आसपास बनता है। तो अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे EFC लिमिटेड का, सो अराउंड 15, 17, 18 का फॉरवर्ड पी है। बिजनेस का ग्रोथ 40-45%, अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा है, ROE 23-24 है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, डेट का कोई इशू नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर। और उसके ऊपर से अगर आप फॉरवर्ड पी देखो तो 15, 17, 18 का फॉरवर्ड पी है। और इंडस्ट्री का आउटलुक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, काफी स्ट्रांग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इस इंडस्ट्री के। सो डील वाइज अगर हम देखें तो काफी सॉलिड रीरेटिंग का चांस है EFC लिमिटेड का। बस एक वो पॉइंट जो हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, जो पर्सनली मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है, ऑफ कोर्स आपका अपना व्यू हो सकता है। जब भी किसी बिजनेस का गाइडेंस के बाद अगर इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आए, गाइडेंस थोड़ा सा रिड्यूस करे कंपनी, उसके बाद हालांकि इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं इस तरीके के बिजनेस में बड़ा बेट करने के लिए। ऑफ कोर्स रीरेटिंग का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना प्रेफर करूंगा। एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर का थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी दिखे इनके नंबर्स में, इनके गाइडेंस में, तो कन्विक्शन थोड़ा सा और स्ट्रांग बनेगा। एंड मे बी मार्केट भी उसका वेट कर रहा है कि नंबर्स में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो, गाइडेंस में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो, तो थोड़ा सा बेटर रीरेटिंग का स्कोप बने। लेकिन बिजनेस अभी ठीक कर रहा है, डायरेक्शन भी अच्छा है। वैल्यूएशन तो आप देखो तो बहुत ही अच्छा है, 15, 16, 17, 18 का पी है। बिजनेस ग्रो 30-40% है। अगर ये 20-25% पे भी ग्रो करे तो भी री रेटिंग का चांस है, लेकिन हाँ वैसा री रेटिंग नहीं होगा, बिकॉज AWFIS फिर इसको आउट परफॉर्म कर देगा बहुत बड़े मार्जिन से। लेकिन अभी तो ये टॉप प्लेयर बना हुआ है इस इंडस्ट्री का, और जैसा इनका गाइडेंस है अगर उसको ये एग्जीक्यूट करते हैं
तब तो बहुत बड़ा री रेटिंग देखने को मिल सकता है इसके स्टॉक से। लेकिन हमको वो ट्रैक करना है, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। बाकी आपके जो डाउट्स है ऑफकोर्स शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।